नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सब टॉप 50 स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे सीटेट, नेट जीआरएफ, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस और अदर परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी आप पीसीएस का प्री पेपर देंगे उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट देखिएगा और फाइनली जब आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, माध्यमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो सिद्धांत है नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, नागार्जुन जो थे वो प्राचीन भारत के सुविख्यात दार्शनिक थे और इन्होंने माध्यमिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साथ ही साथ शून्यवाद भी इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, माध्यमिक सिद्धांत और शून्यवाद, ये दोनों जो प्रतिपादन हुआ था ये नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ जो थे हमारे देश के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने प्रेस को पूर्ण आजादी दी थी। इसी वजह से इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 53 के तौर पे है, दक्ष कुमार चरित्रम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इन क्वेश्चन का आंसर देने का। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डंडन नंदीवर्मन द्वितीय, है ना। दक्ष कुमार चरित्रम की जो रचना है डंडिन ने किया था और जो कि नंदीवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और देखिए, मैं आपको जो बता दूं कि भैरवी, है ना, भैरवी और डंडिन क्रमशः कीर्तजुनियाम और दसको चरित्रम के लेखक हैं और पल्लव अदालत में रहते थे, है ना। किसके अदालत में रहते थे? पल्लव अदालत में। क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का निर्णय हुआ था। ये जो निर्णय हुआ था ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, है ना। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 55, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले दो राजनीतिज्ञ कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, रूजवेल्ट और चर्चिल, है ना। अटलांटिक चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुआ था इसमें दो राजनीतिज्ञ ने अपने हस्ताक्षर किए थे, वो थे रूजवेल्ट और चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस मृदा में खनिज की मात्रा पर्याप्त होती है? कौन सा मृदा है जिसमें खनिज पर्याप्त तौर पे पाया जाता है? तो है काली मिट्टी। भारत में लगभग 40% भूभाग पर एलुवियल मृदा मौजूद है और ये जो मृदा होता है, जो मिट्टी होती है, वो खनिज पदार्थों की उपलब्धता के कारण काफी उपजाऊ होती है। और जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए काफी उपयोगी होती है और ये ज्यादा महाराष्ट्र में और गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं वृद्धि केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको सिटी। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र जो है इसकी स्थापना 1943 में 1943 में की गई थी और इस केंद्र का जो उद्देश्य है वो है गेहूं और मक्का की जो उत्तम किस्म है उसका विकास करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है? अफ्रीकी नदियों का पिता किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नील नदी को, ऑप्शन फर्स्ट। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 6853 किलोमीटर है ना। और ये जो नदी है तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केनिया, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, साथ ही साथ सूडान गणराज्य और मिस्र से होकर गुजरती है ना। इन सभी देश से होकर नील नदी गुजरती है। इसकी कुल लंबाई हमने आपको बताया 6853 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना और देखना है कि व्यक्तिगत साहूकार, सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटीज, तो इसमें से कौन सा भारतीय मनी मार्केट के अंग है उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
देखिए, मैं आपको बताऊं, क्लियर कर दूं कि मनी मार्केट वह मार्केट होता है जहां कम समय में फंड जमा और उधारी होती है और जिसकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जो होती है 1 दिन से लेकर 1 साल तक की होती है। और कम समय की परिपक्वता के कारण इसको आसानी से कैश में बदला जा सकता है। और भारत में मनी मार्केट के जो प्रकार हैं वो 2 तरह के हैं, एक है संगठित मनी मार्केट और दूसरा है असंगठित मनी मार्केट। असंगठित मनी मार्केट जो है पुराना मनी मार्केट होता है जिसमें साहूकार आदि आते हैं, जबकि जो संगठित है उसमें DFHI, PSU, NBFC जैसे जो बैंक है वह आते हैं। तो क्लियर, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर यूपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको हटाना है तो उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करेगा? तो ये जो सिफारिश है वो करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, यह उसके पास ये अधिकार मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को किसने हराया? किसके द्वारा हराया गया था? तो यह हराया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का पुत्र था और उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक वंश की और उनके सहयोग से शकों को हराया था, है ना। 62 देखिए, भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका हुबली में, है ना। हुबली जो है, हुबली की कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई है। इसे आप जरूर मेंशन कीजिएगा VVI के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया था कि वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने की एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा का जन्म जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड गए थे और वहां वे भारतीय क्रांतिकारियां जो हुई थी उससे काफी प्रेरित हुए थे और क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए थे और उन्होंने भारत सचिव के सलाहकार कर्जन विली की हत्या की थी और जिसके कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था और इसी पर उन्होंने उसके पहले एक कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें से कौन सा? तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में, है ना, 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक में स्वराज जो है आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। क्लियर। 65, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, ए स्टेटस जनरल का अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका कब? 5 मई 1789 को, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, मेजिनी द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? मेजिनी के द्वारा जो स्थापित संस्था थी उसका नाम क्या था? तो वह था युवा इटली, ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 68, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा जो स्टेटमेंट है गलत है आग्नेय चट्टान के बारे में? तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो ऑप्शन डी है वह गलत है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण जो ज्वालामुखी के पिघलने हुए जो लावा होता है उसको ठंडा होने से होता है ना। तो इसमें से जो असत्य है वह ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसे आप मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, शाश्वत नगर अथवा इटर्नल सिटी किसे कहा जाता है? शाश्वत नगर अथवा इटर्नल सिटी जो है वो जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? रोम को, है ना। इटली की राजधानी है रोम और इसे शाश्वत नगर कहा जाता है। और मैं बता दूं इस शहर को पोप का निवास स्थल भी कहा जाता है और ये जो शहर है रोमन कैथोलिक ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
यानी आईसीजे जो है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। तो जो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित था? तो ये जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये कहा था आपको क्रिप्स मिशन से संबंधित है ना। क्रिप्स मिशन का जो गठन हुआ था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में किया गया था, 1942 में किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन जो थे इसके अध्यक्ष थे, है ना। तो ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, आई विश आप सभी को पता होगा, सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839, इस तिथि को याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और ये जो सभा था इसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन और उसके तहत उपनिषदों के जो सार हैं उसका प्रसार करना, जो उपनिषद हैं उनके प्रसार करना, प्रचार करना। और 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्मो समाज में कर दिया गया था। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्मो समाज में कब किया गया था, कौन से वर्ष किया गया था, तो 1859 यानी 1859 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, अमेरिकन बस्तियों में लागू स्टाम्प अधिनियम को जन विरोध के कारण किसने और कब समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा रॉकिंघम 1766। ठीक है, रॉकिंघम 1766 जो इसका सही आंसर है। और ये 1766 में हुआ था ना, इसे भी आप मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये कहां है? यह है हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति एक जिला है, वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? कौन सा बादल का आकार है जो कि गोभी का ढेर जो होता है उस तरह का आपको मालूम चलता है, प्रतीत होता है? तो वह होता है कौन सा? क्यूमुलस, है ना। क्यूमुलस जो है यह बादल धरती से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और इन बादलों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो गोभी के आकार का प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के नाम का अर्थ इतालवी भाषा में छोटा वेनिस होता है? यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी देश का जो इतालवी में अर्थ है वो है छोटा वेनिस, वह कौन सा देश है? तो है वेनेजुएला। ऑप्शन बी, वेनेजुएला जो है एक दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, इसका नाम है वेनेजुएला। और इतालवी यात्री अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इससे नाम रखा था। ठीक है, इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, किसी भी निवेश से पहले विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII के रूप में आगे आने के लिए सभी विदेशी फंडों को निम्नलिखित निकायों में से एक में पंजीकरण करने की आवश्यकता है, वह कौन सा है? तो है सेबी, है ना। ऑप्शन बी सीधा आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित किस स्थिति में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कार्यालय खाली करना होगा? कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिस वक्त लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को कार्यालय खाली करना होगा? तो जब वो सांसद नहीं हो। अगर सांसद नहीं है तो उन्हें अपना कार्यालय खाली करना होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत में लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में जो लोकसभा और विधानसभा की चुनाव होती है उसमें कौन सा प्रणाली का उपयोग होता है? वो होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली का हमारे देश में प्रयोग किया जाता है ना। क्षेत्रीय कहने का मतलब है जो क्षेत्र से लोग सांसद चुन के आते हैं तो उन्हीं का क्षेत्र का एक जिम्मा होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पे डेवलपमेंट होती है ना, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आलोचकों द्वारा गौरवशाली नगर पालिकाओं के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने
आई थिंक टिक कर लिया होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कम्युनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था रेमसे मैकडोनाल्ड को। कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा है 1932 में, 1932 में, है ना, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। और इसके तहत सभी अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट जो व्यवस्था थी वो किया गया था, है ना। इनमें जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए अलग अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, सदर दीवानी अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था, है ना। सर दीवानी अदालत की जो स्थापना है वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। और कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। और ये जो था ब्रिटिश भारत में राजस्व की सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी। और 1780 से लेकर 1793 में इसमें काफी संशोधन भी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना और व्यवस्था की गई थी? ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा। सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ये जो अधिनियम था 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश में किस अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1919। और कब इस पारित किया गया था? 23 दिसंबर 1919 को। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक के बेरूत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? और जैसा कि इलाहाबाद को अब प्रयागराज के तौर पर जाना जाता है, आप सभी को पता है, तो 84 का सही आंसर होगा कनिंघम, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा के जो कार्य हैं अभी भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, समाज सुधारक जॉन हस किस देश का निवासी था? तो ये जो निवासी था वो था बाहेमिया का। समाज सुधारक जॉन हस बोहेमिया का निवासी था। कहां का था? बाहेमिया का। क्वेश्चन नंबर 87, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रमुख कारण था, रीजन था, वो क्या था? तो ये था वर्साई की संधि की कठोरता, जो कि ऑप्शन बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश शासन द्वारा 1750 ईस्वी में लौह गलाने पर किस कानून द्वारा रोक लगाई गई थी? अमेरिका में ब्रिटिश शासन के द्वारा 1750 में ऐसा किया गया था। तो ये जो एक्ट था वो था आयरन एक्ट। लोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन। तो आयरन एक्ट याद रखिएगा आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधा के किस अनुपात तक की अनुमति दी गई थी? तो इसमें था 51%, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ? तो ये हुआ था आपका चार्ल्स प्रथम के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन सी। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 91, सुदर्शन झील का दोबारा पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और इसके पहले इसका जो निर्माण है वह शकों के द्वारा करवाया गया था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोटायम। रबड़ बोर्ड की जो स्थापना है रबड़ अधिनियम 1947 द्वारा किया गया था, और इस बोर्ड का जो मुख्यालय है केरल में कोटायम जो है वहां पर स्थित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 93, जयसुइट संघ का संस्थापक कौन था? जयसुइट संघ का संस्थापक कौन था? इग्नेशियस लोयोला, ठीक है, ऑप्शन डी। 94 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था,
मैं कुछ समय पूर्व आता तो जल्दी होती, यदि देर से आता तो विलंब हो जाता, यह शब्द नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कब कहा गया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो कथन कहा था, ये शब्द कहा था, वह कब कहा था, किस वक्त कहा था? तो ये कहा था मिस्र अभियान से लौटने पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी के पहले सुपर महाद्वीप का नाम क्या है? इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट डाउन कीजिएगा। सही आंसर होगा बालवरा। पृथ्वी लगभग 4700 मिलियन वर्ष पुरानी है और बालबरा सुपर महाद्वीप का जो निर्माण है वह 3600 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 96, भूकंप के केंद्र का अर्थ क्या होता है? भूकंप का जो सेंटर हम सब जानते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है, वो आरंभिक विदार से ठीक ऊपर जमीनी पर स्थित बिंदु, है ना। भूकंप जो केंद्र होता है वो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की सतह पर स्थित वह बिंदु होता है जो कि किसी भूकंप के आरंभ होने वाले स्थान से ठीक ऊपर सतह स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, रूस में कुल कितने समय खंड है? क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 11। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसीलिए इतने विशाल देशों में एक टाइम जोन प्रासंगिक नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है सही है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में हाइसिंथ नामक जो जंगली घास है वो किस महाद्वीप से आई है? 98, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। हाइसिंथ नामक जो जंगली घास है ये एक प्रकार का तैरने वाला घास है ना। और ये लगभग भारत में 2 लाख हेक्टेयर जल स्रोतों में पौधे, मछलियों और जीव जंतुओं के विकास को रोक देती है। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। ये कहाँ से आया? दक्षिणी अमेरिका से आया। क्वेश्चन नंबर 99, राजकोषीय घाटा की सही परिभाषा क्या है? राजकोषीय घाटा आप लोगों ने कई दफा सुना होगा। इसका सही जो परिभाषा है वो क्या है? वो है आपका उधार रहित कुल आय पर कुल व्यय की अधिकता। इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 100 पे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जैसा कि आप सभी को पता है 2015 के पहले योजना आयोग के तौर पर कार्य कर रहा था 1950 से, है ना। लेकिन अभी पूछा गया इसमें क्वेश्चन में आपको कि पहले उपाध्यक्ष, जैसा कि अध्यक्ष जो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उपाध्यक्ष जो पहले होते वो थे गुलजारी लाल नंदा। याद रखिए, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और जो नीति आयोग आया, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो इन सब चीजों को आप मेंशन कीजिएगा। तो इस तरह से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये सारे प्रश्न जो है आपके रेलवे, एसएससी, साथ ही साथ नेट जीआरएफ और सीटेट और अदर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी क्वेश्चन के साथ एक बार गो थ्रू जरूर होइएगा।